अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के हवाले से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो देखें, अभी हमारे पेपर जो हैं ज़्यादातर पुराने पैटर्न से ही लिए जा रहे हैं। तो आपके पास सबसे पहले देखिए कि प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने हैं। आप लोग जो थ्योरी का पेपर देकर आए हैं वो 85 मार्क्स का था, तो इसका मतलब है कि इसकी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 15 होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 15 है आपके पास। अच्छा, और इसके लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा? इसमें जो आपके पास टाइम अलाउड है वो है 2 आवर्स। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये 2 आवर्स में आपको सब कुछ करना होता है। आपका एडमिट कार्ड भी चेक किया जाएगा, आपके जो है जो भी वाइवा वगैरह लेना है वो सब भी इसी में होगा। तो आपको अपना काम बहुत स्पीड में करना आना चाहिए। यहाँ पर आपके पास इन 15 मार्क्स के लिए दो प्रैक्टिकल्स होते हैं। एक कहलाता है मेजर प्रैक्टिकल, जिसके आपके पास 8 मार्क्स हैं। एक कहलाता है माइनर प्रैक्टिकल। माइनर प्रैक्टिकल्स के आपके पास 3 मार्क्स हैं। तो 8 और 3 अगर आप देखें तो ये 11 हो जाता है। फिर इसके अलावा जो वाइवा है, वाइवा के मार्क्स आपके पास होंगे, ये भी 3 मार्क्स हैं। याद रखिएगा, वाइवा जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर लेता है। इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल्स में एक्सटर्नल भी होता है। यानी एक्सटर्नल का मतलब है कि एग्जामिनर फ्रॉम आउटसाइड द कॉलेज। और अब इसमें अगर आप देखें तो ये 14 मार्क्स हो गए, तो 1 मार्क जो है वो आपके जर्नल का है। जर्नल आप लोग सब बना चुके हैं, सर्टिफाइड है, तो सर्टिफाइड जर्नल का 1 मार्क है। तो इस तरह से आपकी ये 15 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो आपके मेजर प्रैक्टिकल के 8 मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। आपने प्रैक्टिकल तो यकीनन कॉलेज में 12-15 परफॉर्म किए होंगे, लेकिन ये जो 12-15 हैं बेसिकली ये हैं तो आपके पास सबके सब टाइट्रेशन मेथड तकरीबन एक जैसा है। इसके लिए दो तरह की थ्योरीज आपको देखना होंगी। तो आपके पास ये है टाइट्रेशन कहलाता है, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहलाती है। अब ये जो टाइट्रेशन है ये आपके पास दो तरह की टाइट्रेशन है। एक होती है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन फिर इसकी भी फर्दर जो है मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर आप ने परफॉर्म किया है कॉलेज में और आपको याद है तो देखें, एक होती है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस्ड टाइट्रेशन। स्ट्रॉन्ग बेस्ड टाइट्रेशन में आपके पास कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मैं इस स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन में नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। आमतौर पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रोवाइड किए जाते हैं कॉलेजेस में, वो नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। और जो स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड किया जाता है तो या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो अगर आपके पास ये टाइट्रेशन है तो समझ जाइए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइट्रेशन है। और इस टाइट्रेशन में जो आप इंडिकेटर यूज करते हैं वो इंडिकेटर होता है फेनोफ्थलीन। इतना ये याद रख लेना भी बहुत है। अच्छा, दूसरी इसकी काइंड है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है अगर आपके पास, तो यहाँ पर आपका इंडिकेटर फिर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम इंडिकेटर यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज। ओके। अच्छा, यहाँ पे भी हम जो कलर चेंज की बात है वो अलग से करेंगे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो सॉरी, यहाँ में वीक बेस लिखना था मुझे, आई एम सॉरी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन, तो वीक बेस जो आपके पास आमतौर पे
कॉलेजेस में यूज़ किया जाता है वो या तो सोडियम कार्बोनेट हो सकता है Na2CO3, याद रखिए कार्बोनेट्स भी बेसिस होता है, या फिर K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट जो है वो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है तो फिर समझ जाइए कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन है, और इसमें भी, और इसमें सॉरी, इसमें जो आप इंडिकेटर यूज करेंगे वो मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, फेनोल्फथालीन नहीं यूज करेंगे। अच्छा, तीसरी टाइट्रेशन भी कॉलेजेस में करवाई जाती है, वो है आपके पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन कई कॉलेजेस में नहीं भी करवाई जाती है, मैं बता दूं। बहरहाल इसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज करते हैं यहाँ पर भी हम आमतौर पे फेनोल्फथालीन ही यूज करते हैं। तो यानी इसका मतलब है कि आपके पास दो एसिड बेस टाइट्रेशन है, फेनोल्फथालीन वाली और एक है इथाइल ऑरेंज वाली। अच्छा, एक चौथी टाइट्रेशन भी बाज प्राइवेट कॉलेजेस में देखा गया है कि उन्होंने करवाई है, वो होती है वीक एसिड वीक बेस। लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में नहीं होती है ये, और वो रखते भी नहीं है। अभी आप लोग अपने इंडिविजुअली अगर कॉलेज में है तो फिर उसको देख लीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा अब फर्दर। अच्छा जनाब, तो ये एक टाइट्रेशन हो गई आपके पास, इनके मेथड में थोड़ा सा फर्क है तो उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। अब आ जाइए दूसरी किस्म की जो टाइट्रेशन है वो क्या है हमारे पास। दूसरी किस्म की टाइट्रेशन हमारे पास कहलाती है रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन, अच्छा इसमें हमेशा ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आमतौर पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही यूज किया जाता है और वो है पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं वो एक ही है, कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी कॉलेज में नहीं करवाया गया। वो है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अगर कोई कैम्ब्रिज से स्टूडेंट आया है तो वहाँ पे आईपीएसी नेम यूज करते हैं, इसका आईपीएसी नेम है पोटेशियम मैग्नेट 7। अच्छा, अब जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसमें फर्क होता है। रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास डिफरेंट हो सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास एक तो होता है FeSO4, एनहाइड्रस फॉर्म में। एनहाइड्रस का और हाइड्रेटेड का जो फर्क आएगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास में और इक्विवेलेंट मास में आता है। इसके अलावा हाइड्रेटेड फॉर्म में भी यूज करते हैं, जैसे FeSO4.7H2O। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और जो यूज करते हैं वो होता है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फार्मूला है FeSO4.2SO4.6H2O। तो आप लोग ऑलरेडी अपनी मैट्रिक क्लासेस में 9 10 में पढ़कर आए हैं कि कुछ डबल सॉल्ट्स होते हैं, सो इट इज वन ऑफ द डबल सॉल्ट एंड इट इज हाइड्रेटेड, हेक्सा हाइड्रेटेड, यानी इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल शामिल है। तीसरा ये है कि हम ऑक्जेलिक एसिड को भी इधर इन एनहाइड्रस फॉर्म, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है H2C2O4। अगर एनहाइड्रस है तो इसी तरह से लिखेंगे, और अगर हाइड्रेटेड है तो .2H2O होगा, यानी डाईहाइड्रेटेड होता है। अच्छा, इसको बाज़ इस तरह से भी लिखा जाता है कि हम H2C2O4 लिखने के बजाय COOH ट्वाइस लिख दें, COOH ट्वाइस, और अगर हाइड्रेटेड है तो 2H2O भी लिख दें। और बाज़ औक़ात इसको इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म में इस तरह भी लिखा जाता है, और साथ में .2H2O लिख दें।
और बास टीचर इसको बिल्कुल ही ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में भी मेंशन करते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। और बास टीचर इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये जो दो में से एक ऑक्सीजन है उसका कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग इंशाल्लाह ताला सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे आप लोग। और अगर ये हाइड्रेटेड है तो 2H2O भी लिख दीजिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसकी थ्योरी की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ये दो तरह के प्रैक्टिकल्स हैं। अच्छा, अब अगर दो तरह के प्रैक्टिकल्स हैं तो फिर दो तरह की थ्योरी आ गई। पूरे एसिड बेस की थ्योरी एक जैसी है और रिडॉक्स की थ्योरी एक ही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिहाज से माइनर सा डिफरेंस आएगा, वरना ऐसा कुछ नहीं। यानी अगर आप ये देखें तो बहुत ज़्यादा आप कहें तो यहाँ पे थ्री टाइप्स की थ्योरीज हो गई, कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हो गई, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए हो गई। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बहुत कम ही कॉलेजेस में करवाया जाता है, और करवा तो देते हैं लेकिन एग्जाम में आमतौर पे नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास मेजर प्रैक्टिकल टाइट्रेशन है। अब इस मेजर प्रैक्टिकल की फर्दर मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो 8 मार्क्स की फर्दर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसे समझ लीजिए। इसमें आपको जो लिखना होगा एग्जाम में लिखना है थ्योरी। अब आपके पास कोई सी भी टाइट्रेशन आ गई, हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस आ जाए, तो थ्योरी के सिर्फ 1 मार्क है। आप सिंपल उसकी टाइट्रेशन की डेफिनेशन लिख दीजिए और साथ में उसको समझते हुए बता दीजिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, और उसके बारे में मेंशन कर दीजिए। फिर आपके पास इक्वेशन भी लिखी जाएगी। थ्योरी इक्वेशन के बगैर मुकम्मल नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो थ्योरी का 1 मार्क है और इक्वेशन का भी 1 मार्क है, लेकिन अलग है ये। तो अगर आपने ये थ्योरीज याद कर लिए हैं तो, और आप या आपको थ्योरी आती है, आप अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हैं कि उससे बात वाज़ेह हो जाए, तो थ्योरी के 1 मार्क है, नहीं ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। इक्वेशन इक्वेशन एसिड बेस की इक्वेशन तो बहुत आसान होती है, रिडॉक्स की इक्वेशन भी आसान है। अगर आप एक एक इक्वेशन भी उसको आयनिक फॉर्म में या कंप्लीट रिएक्शन किसी भी तरीके से उसको मेमोराइज कर लीजिए, एक इक्वेशन लिखना है, इधर आयनिक और द कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। फिर उसके बाद आपको प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर तो वही लिखना है ना जो आप करते जाएंगे, सब में एक ही जैसा काम करना है। कि आपको 1 मार्क है इसका, कि आपको ब्यूरेट में जो है कभी एसिड लेना है कभी बेस लेना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन होती है तो फिर ब्यूरेट में आपके पास बेस होता है जनरली, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो भी है। और कॉनिकल फ्लास्क में जो आप लेंगे वो आप एसिड लेंगे, और हमारे जो स्टैंडर्ड है वो 10 ml लेते हैं। लेने को तो 25 ml से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो टाइट्रेशंस हैं हम 10 ml से कर रहे होते हैं, तो हम 10 ml कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं फिर वो। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम कॉनिकल फ्लास्क में जो पिपिट आउट करते हैं वो एसिड करते हैं। कॉनिकल फ्लास्क, इसमें हम एसिड लेंगे, और ये भी 10 ml ही लेते हैं, याद रख लीजिएगा, पिपिट में 10 ml लिखा हुआ होता है। अच्छा, ब्यूरेट ब्यूरेट आपको मालूम होना चाहिए कि 0 से 50 ml तक उसकी रेंज होती है। हमारे पास जो कॉलेजेस में मुख्तलिफ ब्यूरेट्स हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में क्या होता है कि यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ब्यूरेट में आप लेंगे एसिड को, ब्यूरेट में एसिड आएगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड जो भी है HCl HNO3 या सल्फ्यूरिक एसिड। और कॉनिकल फ्लास्क में आप जो लेंगे यहाँ पे वो बेस लेंगे। कॉनिकल फ्लास्क, इसमें आप लेंगे अपना बेस, जो कि या तो सोडियम कार्बोनेट होगा या फिर पोटेशियम कार्बोनेट होगा, जो भी है आपके पास, आपको वो ले लेना है, ठीक है। तो अब प्रोसीजर में क्या होता है कि अभी इसको हम तफसील से देख भी लेंगे जब हम टाइट्रेशन को इन डिटेल जो है स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रोसीजर में सबसे पहले आपको ये लिखना होता है कि जी वॉश द ग्लासवियर्स। अब ग्लासवियर्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, दो तो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ब्यूरिट है, कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अलावा पिपेट होते हैं। ये तीन जो है ना, ये मेजर आपके पास ग्लासवियर्स होते हैं। तो ये आपके पास हो गया प्रोसीजर। अब उसमें क्या होता है कि ब्यूरिट को वॉश करने के बाद रिंस भी करते हैं, और जो रिंस करते हैं उस स्मॉल
वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल वॉट एवर इज इन द ब्यूरेट, मतलब वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में आपके पास एसिड है। तो जो भी आप मटेरियल उसमें लेना है उसी से रिंस करेंगे, उसकी स्मॉल क्वांटिटी से, और उसको वॉश आउट कर देंगे। तो ये आपको एक पॉइंट लिखना होगा। अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड यानी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अलावा अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन है, तो यहाँ पर ब्यूरिट में हमेशा ही कैमिनोफोर लेंगे। जो फर्स्ट ईयर में हम प्रैक्टिकल करवाते हैं उसमें सिर्फ कैमिनोफोर देते हैं, और कैमिनोफोर हमेशा ब्यूरिट में लिया जाता है। तो इसका मतलब है अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन आ गई, कैमिनोफोर होगा, और कैमिनोफोर जो है ब्यूरिट को वॉश करने के बाद ब्यूरिट में आप उसको रिंस कर दीजिए। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम ले रहे होते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास अपैरेटस वॉश होता है, तो उसको सिर्फ रिंस करना होता है, लेकिन आप लिखेंगे जरूरी है। फिर पिपिट आउट करेंगे, यहाँ पर आप करते हैं 10 ml स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस में 10 ml एसिड जो है पिपिट आउट करते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में आप 10 ml बेस को जो है पिपिट आउट करते हैं। पिपिट को भी उसी मटेरियल से रिंस हुआ हुआ होना जरूरी है, लिखेंगे जरूर हम, लेकिन हमारे पास वो रिंस हुआ वही रखा हुआ होता है, वॉश हुआ हुआ रखा होता है, रिंस आपको करना होता है, सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर हमने ब्यूरेट में ले लिया कैमिनोफोर, वही 50 ml तक पूरा इसको फिल कर देना है। 50 का जो मार्क होता है वो बॉटम की तरफ होता है, और 0 का मार्क जो होता है वो टॉप की तरफ होता है। तो यानी अगर ये ब्यूरेट इस तरह से आप इसको देख लीजिए, तो आपके पास यहाँ पर 0 होगा, 0.0, और यहाँ पर कहीं पर 50.0 होगा। तो आपको यहाँ तक इसको इस तरह से फिल करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोसीजर के भी 1 मार्क आ गया। अब देखें, ये तो आपका लिखने का मरहला है, तो आपके 3 मार्क्स यहाँ से आ गए, 1 मार्क जर्नल का हो गया, तो 4 मार्क्स तो आपके इसी तरह से आपके मतलब बने बनाए हैं, इससे कोई इशू ही नहीं है। अब आ जाती है बात ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन की। अब जब हम इसका प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आप देख लीजिएगा कि करते किस तरह से हैं, और जो स्टूडेंट रेगुलर हैं, कॉलेज में परफॉर्म किया है उन्होंने, या किसी कोचिंग सेंटर वगैरह जा रहे हैं, तो वो स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जनाब हमें किस तरह से ऑब्जर्वेशन लेना होती है। तो जब आप यहाँ पर 10 ml जो भी मटेरियल है, जैसे यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट को 10 ml जो है वो पिपेट, सॉरी पिपेट के थ्रू कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। तो किसी एक को लेके चलते हैं, हम सपोज करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन को लेके चल रहे हैं, तो आपने 0 तक जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिल कर दिया। अब ये जैसे भी डायग्राम बन रही है इसको गुजारा कीजिए। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ब्यूरेट होते हैं, तो यहाँ पे किसी में टैप लगा हुआ होता है, किसी में पिंच कॉर्क होती है। अच्छा, आपने इसको यहाँ तक 0.0 तक जो फिल कर दिया। तो अब आपके पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में आपको यहाँ पर एक कॉलम बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, यूं कहें। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे आपके सीरियल नंबर आ जाएगा, जितनी भी आप रीडिंग्स लेंगे। फिर एक कॉलम आएगा आपके पास इनिशियल रीडिंग का, दूसरा कॉलम आएगा फाइनल रीडिंग का, तीसरा कॉलम आएगा आपके पास इनके डिफरेंस का, यानी वॉल्यूम दैट इज यूज ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। फिर डिफरेंस के बाद चौथा कॉलम आएगा कॉनकॉर्डेंट, कॉनकॉर्डेंट। कॉनकॉर्डेंट रीडिंग का मतलब होता है दो यकसा रीडिंग। अच्छा, अब देखें, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको बता भी दिया जाएगा, आगे वाले कॉलम में मजीद रोज बनाने की ज़रूरत नहीं है। जी, अमूमन 3 रीडिंग में काम हो जाता है, नहीं तो हम तीसरी के बाद चौथी और पांचवी रीडिंग भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आमतौर पे हमने जो आपको कॉलेजेस में सिखाया गया है वो यही है कि जनाब पीरियड को 0 तक फिल करना लाजमी है। अच्छा, एक्चुअली वो भी लाजमी होता नहीं है, लेकिन इससे जो है ना स्मूथली आप वर्क कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम 0 तक फिल करवा देते हैं, वरना जो भी इनिशियल रीडिंग आप वो लिख लीजिए। तो आमतौर पर हम 0 लेते हैं पूरा। तो 0 हो गई इनिशियल रीडिंग। अब आपके पास यहाँ पे ये ब्यूरेट है, यहाँ पर आपने अगर स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन कर रहे हैं तो ये कॉनिकल फ्लास्क है। तो इस कॉनिकल फ्लास्क में आपने ये 0 से आपने स्टार्ट लिया है,
0.0 लोअर मिनिस्कस देखते हैं। देखें, जो आप गिलास में देखेंगे ना, आपको 2 मिनिस्कस नजर आएगी। किसी भी लिक्विड को गिलास में देखें तो 2 मिनिस्कस नजर आती है। तो जो ये लोअर वाली मिनिस्कस होती है ना, इससे हम रीडिंग ले रहे होते हैं। अच्छा जी, तो 0 है। अब आपने इसमें ऐड करना शुरू किया। आपको मालूम है कि इसमें आपने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपने फेनोफ्थलीन भी यूज किया है। अच्छा, फेनोफ्थलीन का ये याद रखिएगा कि फेनोफ्थलीन ये कलरलेस होता है। कब? कलरलेस इन एसिड एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है। तो जब स्लाइटली बेस एक्सिस में हो जाता है, यानी तमाम एसिड कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जैसे एंड पॉइंट कहते हैं, उसके बाद जब स्लाइटली एक्सिस होता है, लाइट पिंक कलर दे देता है ये। तो ये लाइट पिंक कलर देगा बेसिक मीडियम में। ठीक है। पिंक इन बेसिक मीडियम। ठीक है। अब जितना ज्यादा बेस आप ऐड कर देंगे उतना ज्यादा पिंक हो जाएगा। हमें तो स्लाइटली पिंक कलर चाहिए होता है, फेंट पिंक। क्योंकि अगर आपने एक्सेस कर दिया तो इसका मतलब है कि आप इक्विवेलेंस पॉइंट से बहुत आगे निकल गए हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट बिल्कुल लाइट पिंक कलर पे है, इसलिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखते रहना चाहिए कि बैकग्राउंड के लिहाज से पिंक नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। इसी वजह से ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर जो व्हाइट टाइल्स लगाई जाती हैं, और जहाँ पे नहीं है वहां पर हम ये आपसे कहते हैं कि आपने लैब कोट, क्योंकि व्हाइट होता है, तो लैब कोट के अगेंस्ट में देख लीजिए। और अगर लैब कोट भी आपका जो है बहुत ज़्यादा वाइट नहीं है, इस्तेमाल हो होकर येलो हो गया है थोड़ा सा, तो फिर आप जो है कोई वाइट पेपर अपने पास रखिए। तो जहाँ पे भी लाइट पिंक कलर आ जाए वो आपकी फाइनल रीडिंग होगी। तो सपोज करें कि आपने जब इसको ट्रेन करना शुरू किया और ये यहाँ तक आ गया, और ये आपके पास जो भी रीडिंग आ गई, फॉर एग्जाम्पल 4.3 आ गई। अब 4.3 में से 0 माइनस करें तो वो 4.3 ही रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इस कॉनिकल फ्लास्क को, जिसमें ये लाइट पिंक कलर आ चुका था, इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको रिंस करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि रिंस करने से रीडिंग खराब हो जाएगी। क्योंकि रिंस करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके बेस के ड्रॉप्स लगे रह जाएंगे इसमें। क्योंकि बेस ले रहे हैं ना हम यहाँ, सॉरी एसिड ले रहे हैं, एसिड के ड्रॉप्स लगे रह जाएंगे, तो वो रीडिंग को डिस्टर्ब करेगा। तो इसको सिर्फ वॉश कर लेते हैं। अगर वाटर के ड्रॉप्स लगे भी रहेंगे तो उसको ड्राई करना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप उसमें 10 ml एसिड ड्रॉ करेंगे, तो पिपेट के थ्रू जो 10 ml एसिड ड्रॉ करेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते ही रहेंगे एसिड के। एसिड की नंबर ऑफ पार्टिकल में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, भले थोड़ा वाटर भी पड़ा हुआ है तो पड़ा रहने दे, नो इशू। अच्छा, तो अब आपने, अब आपकी इनिशियल रीडिंग ये हो जाएगी, क्योंकि अब आप जो नेक्स्ट टाइट्रेशन कर रहे हैं, ये असल में 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। 4.3 से आपने अब शुरू किया है, फिर ये ड्रेन होता हुआ फिर ये नीचे तक पहुंच गया। सपोज करें कि ये 8.9 पे पहुंच गया है। 8.9। अब 8.9 और 4.3 का डिफरेंस क्या होगा? 4.3, तो ये आ गया 6, यहाँ आ गया 4। 4.6 काफ़ी डिफरेंस है ये। नेक्स्ट आपका हो गया, दोबारा से यही काम करेंगे कि इसको वॉश करेंगे और दोबारा फिल कर लेंगे। 8.9। ठीक है। और फिर आपने इसको यहाँ से ट्रेन करना शुरू किया, और सपोज करें कि अब इसकी रीडिंग आती है 13.2 आ गई। 13.2 आ गई तो फिर डिफरेंस क्या होगा? 13.2, 8.9, तो 1 कैरी किया तो 12 में से 9 गया 3, तो यहाँ 12 रह गया, तो 12 में से 8 गया 4 4.3। तो देखिए अब यहाँ पे ये दो आपके पास सिमिलर रीडिंग आ गई 4.3 की, यानी कॉन्कॉर्डेंट यकसा रीडिंग। तो ये 4.3 आपकी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हो गई। यानी दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड टू टाइट्रेट 10 ml ऑफ गिवन एसिड। हर एसिड के लिए नहीं है, जो भी आपको जिस कॉन्सेंट्रेशन का एसिड गिवन है उसके लिए है। तो अब इसी लिहाज से हम इसकी नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर देते हैं। मैं कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूँ कि देखिए यही प्रोसीजर जो आपने यहाँ पे प्रोसेस किया है, इसी को लिख लेना, इसके 1 मार्क है। और अगर ये आपकी ऑब्जर्वेशन, अब देखिए आपके पास तो 4.3 रीडिंग आ रही है, हमारे पास 4.3 रीडिंग नहीं थी। हमने जो, हमारे पास जो सोल्यूशन था उसके लिहाज से यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए थी 4.2 या 4.4।
तो कोई इशू नहीं है, 0.1 के डिफरेंस के ऊपर आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर इसके मार्क्स होते कितने हैं, ऑब्जर्वेशन के मार्क्स होते हैं 3। अगर आपकी रीडिंग पूरी सही है तो भी 3 मार्क्स मिलना है, और अगर 0.1 का डिफरेंस आ गया आपकी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग में तो भी 3 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। 0.1 के डिफरेंस को इग्नोर किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर 0.1 के बजाय 0.2 का डिफरेंस आ गया, अब इस चीज को आप यहाँ देख लीजिए, अगर ये 0.1 के बजाय 0.2 का डिफरेंस आ गया तो हम क्या करेंगे, +-0.2, यानी हो सकता है हमारे पास रेटिंग तो थी 4.4 और आपके पास 4.5 आई है, तो 4.5 तो खैर सेट है, आपके पास जो है 4.6 आ गई है। तो अगर 0.2 का डिफरेंस आएगा तो ये आपको मार्क्स 3 नहीं मिलेंगे, बल्कि 3 के बजाय 2.5 आउट ऑफ 3 मिलेंगे, फिर 3 आउट ऑफ 3 नहीं मिलेंगे ये। यानी एक्यूरेट ये 0.1 के डिफरेंस पर आपको कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हो गया तो ये आ जाएगा। और अगर +-0.3 का डिफरेंस आ गया है तो फिर ऐसी सूरत में आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। और अगर ये डिफरेंस 0.4 मार्क्स तक पहुंच गया है तो फिर आपको 1 मार्क मिलता है आउट ऑफ 3। यानी आप, अच्छा देखें, इतना ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है आमतौर पे, खासतौर पे वो स्टूडेंट जिनकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है और उनकी हैंडलिंग अच्छी है, तो इतना बड़ा डिफरेंस आता नहीं है आमतौर पे। लेकिन अगर आ भी गया तो फिर आपको 1 मार्क तक तो मिल जाएंगे। और अगर इसके बियॉन्ड चला गया आपका रिजल्ट 0.5 से भी ज़्यादा, तो आमतौर पे हम 1 मार्क दे देते हैं, लेकिन उसमें ऑफिशियली इट इज़ करेक्ट कि हम उसको 0 दें, यानी ऑब्जर्वेशन में हम उसको 0 मार्क्स दें। अच्छा, अब उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आपके पास, एक मिनट, कितनी चीज़ों की यहाँ पर, थ्योरी, इक्वेशन, प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आपके मार्क्स हो गए 1 2 3 4 5 6। अब 2 मार्क्स आपके रह गए, वो 2 मार्क्स कहाँ जाएंगे, 2 मार्क्स जाएंगे आपके रिजल्ट में। आपके 2 रिजल्ट हैं यहाँ पर। मैंने आपसे कहा ना कि मैं डिटेल से दूसरी वीडियो में जब टाइट्रेशन सिखाऊंगा तो उसमें देखेंगे। एक रिजल्ट है कि आपको नॉर्मेलिटी जिस सब्सटेंस की मालूम करना है, तो नॉर्मेलिटी उसकी फाइंड करेंगे, करेक्ट नॉर्मेलिटी निकाली तो 1 मार्क है। और अमाउंट कैलकुलेट करना है, गिवन वॉल्यूम है, तो 1 मार्क उसका भी है। तो इस तरह से आपके 8 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कैलकुलेशंस पर। कैलकुलेशन सही होगी तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसके रिजल्ट के ऑटोमेटिकली, यानी कैलकुलेशन के बजाहिर बताते खुद कोई मार्क्स नहीं है। क्लियर। तो ये आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गई आपके मेजर प्रैक्टिकल्स के लिए। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ देख चुके हैं कि मेजर प्रैक्टिकल की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कैलकुलेशन के बजाहिर तो कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन सही कैलकुलेशन करेंगे आप तभी रिजल्ट तक पहुंच सकता है। तो रिजल्ट के यहाँ पर आपके पास 2 मार्क्स हैं। रिजल्ट के आपके पास 2 मार्क्स हैं, 2 रिजल्ट होते हैं, एक नॉर्मेलिटी और एक अमाउंट। ये डिपेंड करता है कैलकुलेशन, तो अभी कह सकते हैं कि कैलकुलेशन और रिजल्ट मिला के 2 मार्क्स हैं। अच्छा, तो ये तो था आपके पास मेजर प्रैक्टिकल। तो मेजर प्रैक्टिकल आपके पास ये एसिड बेस टाइट्रेशन भी हो सकती है, और मेजर प्रैक्टिकल आपके पास रिडॉक्स टाइट्रेशन भी हो सकती है। अब आ जाए हम माइनर प्रैक्टिकल्स के ऊपर। तो देखिए, माइनर प्रैक्टिकल्स 2 तरह के होते हैं। हो सकता है कि वो एलिमेंट डिटेक्शन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोडियम एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाता है इंटरमीडिएट लेवल पर, और आपको उसके एलिमेंट फाइंड करना होता है एक्सट्रैक्ट में से। 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन है, सल्फर है, और हेलोजेंस है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। पहला स्टेप यह है कि आप नाइट्रोजन की, अच्छा, इसमें आपको एलिमेंट डिटेक्शन में करना क्या होगा, इसमें आपके पास थ्योरी होती है और इक्वेशंस होती हैं। तो थ्योरी का 1 मार्क है और इक्वेशन का 1 मार्क है, जो मेन इक्वेशन होगी। ठीक है। तो यानी इसके मार्क्स की बात करें तो थ्योरी तो जनरल है, सबके लिए एक ही है, थ्योरी का 1 मार्क। अच्छा, थ्योरी का जो 1 मार्क है, उस 1 मार्क में सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये ख्याल रखिएगा,
थ्योरी एंड इक्वेशन, थ्योरी प्लस इक्वेशन, फिर 1 मार्क है यहाँ पर। ये दोनों मिलाकर 1 मार्क है यहाँ पे। फिर अब उसकी सिस्टमेटिक अप्रोच है जो आप लोगों ने परफॉर्म किया है, उसके लिहाज से आप देख सकते हैं उसको। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा आपको। तो सिस्टमिक अप्रोच यानी कि आपने जो उस एलिमेंट को जहाँ तक फाइंड किया, क्योंकि इसमें पहले हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को टेस्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट जो आपको गिवन होता है उसमें नाइट्रोजन को डिटेक्ट करते हैं, नाइट्रोजन के लिए प्रोसीजर करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी लेकर। सब खत्म नहीं कर देना है। अगर आपने सारा सोल्यूशन कंज्यूम कर दिया तो फिर अगला टेस्ट कैसे करेंगे अगर नाइट्रोजन एब्सेंट रहा तो नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट होता है तो प्रेशर ब्लू कलर आ जाता है उसकी टेस्टिंग में, जिसको हम आगे किसी और वीडियो में इन डिटेल देखेंगे। अगर प्रेशर ब्लू कलर नहीं आया इसका मतलब है कि नाइट्रोजन एब्सेंट, या फिर आपसे कोई प्रोसीजर में कोई गलती हुई है। फिर आप दोबारा से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट लेंगे, उससे सल्फर को टेस्ट करेंगे। सल्फर को टेस्ट करने के लिए लेड एसीटेट यूज करते हैं, बहरहाल उसकी डिटेल हम किसी और वीडियो में देखेंगे। सल्फर प्रेजेंट हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसको भी लिख देंगे कि सल्फर एब्सेंट। ये होती है सिस्टमेटिक अप्रोच। अगर वो भी एब्सेंट है तो फिर उसके बाद हम सिल्वर नाइट्रेट से इन तीनों का टेस्ट कर लेते हैं। देखिए इन तीनों के लिए रिएजेंट सेम है, तो बस वो ऑब्जर्वेशन की बेस पर आप बता सकते हैं कि वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। तो सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो क्योंकि फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर क्लोराइड आइंस होंगे तो वो वाइट पीपीटी देंगे। अगर उसमें ब्रोमाइड आइंस होंगे तो वो क्रीम कलर की पीपीटी देते हैं। और अगर आयोडीन होगा तो वो कंपेरेटिवली डार्क क्रीम या येलो पीपीटी देते हैं। तो वो जो सिस्टमेटिक अप्रोच है उसके 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो इसकी जो टेबुलर फॉर्म में जो है ना इसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल बता दूंगा। तो यहाँ पे आपके ये 3 मार्क्स इस तरह से आ जाते हैं। तो देखिए 1 मार्क में तो कोई मसला ही नहीं है। 0.5 मार्क जो थ्योरी के, 0.5 मार्क जो इक्वेशन के हैं। सिस्टमिक अप्रोच अगर आप सही पहुंच गए तो फिर आपको 2 मार्क्स मिल गए। यानी ये समझ लें कि आप वो जो 3 टेस्ट का एक टेबल है उसे मेमोराइज कर लीजिए, मसला हल हो जाएगा। तो अगर एसिड बेस टाइट्रेशन आएगी तो फिर ये कड़वा घुट भी पीना पड़ेगा। ये कंपेरेटिवली चेंज प्रैक्टिकल है, ये डिफरेंट है ये प्रैक्टिकल। तो ये एलिमेंट एडिशन के 3 मार्क्स। फिर आ जाइए आप, दूसरा मेजर प्रैक्टिकल है, दूसरा माइनर प्रैक्टिकल सॉरी। वो या तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी उसी तरीके से रीडिंग का सिलसिला है कि जनाब अगर आपने बिल्कुल करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट फाइंड कर लिया तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 1 डिग्री का डिफरेंस आ गया, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने आपको कंपाउंड दिया था उसका मेल्टिंग पॉइंट 101 डिग्री सेल्सियस था, अब +-1 का डिफरेंस आ गया, आपने हमें बताया कि या रिपोर्ट किया 101 के बजाय 100, तो 1 डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, यानी अगर आपके पास एक्यूरेट रीडिंग है, ठीक है, तो एक्यूरेट के ऊपर आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा एक बात बता दूं कि इन दोनों की थ्योरी के भी 1 मार्क है। थ्योरी में क्या डेफिनेशन ही लिखना है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की। अच्छा अगर एक्यूरेट नहीं है, +-1 डिग्री का डिफरेंस आ गया तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बस इसमें आपको गौर से देखना होता है, इधर उधर देखेंगे इतनी देर में आपका वो पॉइंट आपसे पास हो गया तो फिर मसला हो जाएगा। अगर +-2 डिग्री का डिफरेंस आ गया तो फिर आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर ये 3 डिग्री का डिफरेंस आ गया तो फिर आपको 1 मार्क मिलेगा। और अगर 4 डिग्री का डिफरेंस आ गया तो आपको 0.5 मार्क मिलेगा। इससे ज़्यादा पे फिर जो ऑब्जर्वेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, और सिर्फ थ्योरी के मार्क्स आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो थ्योरी तो देखें, अब आपने लिख लिया तो 1 मार्क तो आपके ऐसे ही आ गए, तो परेशानी की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन, अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है आपने वो डेफिनेशन लिख दी तो भी आपको 1 मार्क मिल गया। बॉइलिंग पॉइंट है तो उसकी डेफिनेशन लिख दी तो आपको 1 मार्क मिल गया आपको। तो ये इस तरह से आपके प्रैक्टिकल के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि आपको ब्रीफ किया गया है। अच्छा अब हम एक तरफ और देखते हैं कि वाइवा, वाइवा के 3 मार्क्स हैं। आमतौर पर ये एक्सटर्नल पर डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात हेड एग्जामिनर या डिप्टी हेड एग्जामिनर भी आ जाते हैं, वो भी वाइवा ले सकते हैं। अब वो चाहें तो 3 क्वेश्चंस करें, वो चाहें तो 4 क्वेश्चंस कर लें, वो चाहें तो एक ही क्वेश्चन करें।
अगर आपने सही आंसर दिया है तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा गलत आंसर दें तो फिर 0 मिलते हैं, वरना 1 मार्क आमतौर पे वाइवा में कोई ना कोई क्वेश्चन एक्सटर्नल इस तरह का कर देते हैं कि जिसके बारे में अंदाजा होता है कि हाँ भाई बच्चे ये जवाब तो दे ही देगा, और वो दे देते हैं सही आमतौर पे स्टूडेंट्स। लेकिन अब अगर एक स्टूडेंट, उसको अपैरेटस की पहचान भी नहीं है, उन्होंने पूछ लिया भाई इसमें से ब्यूरेट उठा के दिखाओ, ब्यूरेट कौन सी है। अब उसको अगर ब्यूरेट ही नहीं पता है, यानी इतना ही वो नालायक कहूंगा मैं, आई एम सॉरी, कि इतना ही नालायक स्टूडेंट है कि उसको ये तक नहीं मालूम कि अपैरेटस कौन कौन सा वो यूज कर रहा है, तो फिर क्या कह सकते हैं हम। या उसी जो ऑब्जेक्ट आपके पास सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है या आपकी कॉपी के बैक साइड पे पेस्टिंग की गई है, आपको यही नहीं मालूम कि जनाब आपको जो ऑब्जेक्ट है उसका फार्मूला पूछ लिया कि जी जनाब पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला बताइए, और आप फार्मूला जबानी नहीं बता पा रहे हैं कि अभी आपने पढ़ा है और फिर याद नहीं है आपको। या आपसे मोहर सॉल्ट का फार्मूला पूछ लिया, आपको नहीं मालूम है। आमतौर पे वाइवा आपके प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड होता है, लेकिन लाजमी नहीं है। एक्सटर्नल की मर्जी है, उसकी सवाबदीद है कि वो आपके उस पार्टिकुलर प्रैक्टिकल से हट के किसी और प्रैक्टिकल का भी वाइवा पूछ लें। ठीक है। लेकिन बहरहाल घबराने की जरूरत नहीं होती, जो भी आपको आंसर आता है कॉन्फिडेंस के साथ उसका आंसर देते हैं। और अगर आपको बोलने में, बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे वो वर्बली जो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो आप कह सकते हैं सर मैं लिख के दे दूं, तो वो आप लिख के दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा वाइवा बॉस का मतलब ही होता है ज़बानी सवाल जवाब, यही तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए किया जाता है। तो कोशिश तो यही कीजिए कि आपको सवाल जवाब आना चाहिए, और एक दूसरे से पूछ लें, आप लोग आपके जो फ्रेंड्स हैं एक दूसरे से चलते फिरते वाइवा पूछ लें, तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बहरहाल, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम जो टाइट्रेशन की डिटेल, और फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और फिर एलिमेंट डिटेक्शन।